एडवेंचर जीवन का एक अहम हिस्सा है, लेकिन तब तक जब तक आप इससे अपने आप को या किसी और को मुसीबत में नहीं डाल देते। ये दोनों भी ट्रैकिंग के लिए पूरी तैयारी से निकले हैं। हाथ में स्टिक्स और इलाके का मैप और बैग में फर्स्ट एड किट। लेकिन अपनी मस्ती में इस बात से एकदम बेखबर कि ऐसे कटीले रास्तों में इन्हें कभी भी खतरे का सामना करना पड़ सकता है। दुनिया भर में लाखों लोग गुरु की ही तरह सांप के काटने का शिकार हो जाते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज्यादातर लोग सांप के जहर से नहीं बल्कि सांप के खौफ से मरते हैं। नमस्कार, मैं आंचल आज के एपिसोड के जरिए सांप के काटने पर क्या करना चाहिए, कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, इसका असर क्या है और फर्स्ट एड का सही तरीका क्या है, इस पर जानकारी दूंगी। भारत में सांपों की बहुत सी प्रजातियां पाई जाती हैं, लेकिन उनमें से बहुत ही कम प्रजातियां विषैली होती हैं। इनमें से इंडियन कोबरा, स्लेंडर कोरल, रसल्स वाइपर और कॉमन करैत भारत में लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जैसे कि स्लेंडर कोरल स्नेक ज्यादातर भारत के मैदानी इलाकों में पाए जाते हैं, जैसे मध्य प्रदेश और उत्तर पश्चिम भारत। रसल्स वाइपर पूरे भारत के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में पाया जाता है, जबकि कॉमन करैत बंगाल, आसाम और उड़ीसा को छोड़कर भारत के लगभग सभी स्थानों में पाया जाता है। और इंडियन कोबरा तो पूरे भारत में ही पाया जाता है। इन जगहों में भी ऐसे स्थानों पर सांपों के मिलने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, जैसे गुफा, पुराने मकान, पुराने खंडहर, बड़े बड़े खेत, चट्टान, पहाड़ी इलाके, दलदली जगहें, झाड़ियां इत्यादि। गुरु और हेमंत के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ। दोनों ट्रैकिंग के लिए पहाड़ी इलाके से गुजर रहे थे और तब अचानक क्या हुआ? शायद मुझे सांप ने काट दिया है। सांप के काटने पर खतरा इस बात पर निर्भर करता है कि पीड़ित के शरीर में जहर किस मात्रा में गया है, और यही फैक्ट हर स्नेक बाइट को यूनिक बना देता है। पीड़ित के लिए एक एक पल कीमती हो जाता है, क्योंकि कम समय में ज्यादा उपाय करने होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सांप कैसे काटता है? सांप जैसे ही खतरा महसूस करता है तो अपने आप उसका डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो जाता है और उसका जबड़ा खुल जाता है। फैंग्स के पीछे के मसल्स सिकुड़कर फैंग को आगे की ओर ले आते हैं और फैंग शिकार के लिए तैयार हो जाता है। इसी बीच पॉइजन ग्लैंड से पॉइजन पतली नलियों के सहारे फैंग के टिप तक आ जाता है। जैसे ही फैंग शरीर में छेद करता है तो जहर फैंग टिप के छेद से होते हुए शरीर में प्रवेश कर जाता है। सांप के काटने के बाद ध्यान रखने वाली सबसे महत्वपूर्ण बात होती है ये देखना कि जहर शरीर के कौन से भाग में कितनी मात्रा में गया है। अगर सांप शरीर के मुख्य ब्लड वेसल्स के पास काटे तो जहर का प्रभाव शरीर पर बहुत जल्दी होता है। सांप के काटने का इलाज सिर्फ एंटी वेनम के द्वारा ही होता है, इसलिए पीड़ित को सही एंटी वेनम का डोज 30 से 40 मिनट के अंदर मिल जाना चाहिए। अलग अलग सांपों के लिए अलग अलग एंटी वेनम होता है। ये एंटी वेनम अलग अलग सांपों के विष को घोड़े के खून में धीरे धीरे इंजेक्ट करके सीरम के तौर पर तैयार किया जाता है। यही कारण है कि डॉक्टर एंटी वेनम देने से पहले ये कंफर्म करते हैं कि पीड़ित को कौन से सांप ने काटा है। कई बार लोग एंटी वेनम के बिना भी बच जाते हैं, लेकिन बहुत बार सांप के जहर का असर धीरे धीरे नजर आता है। इससे पीड़ित के बाहरी और अंदरूनी ऑर्गन विभिन्न तरह की कॉम्प्लिकेशंस के शिकार हो जाते हैं। जैसे कुछ लोगों की आंखें बिना किसी कारण खराब होने लगती हैं
और कुछ की किडनी या लिवर मैल फंक्शन कर जाते हैं। बहुत बार तो जिस जगह पर सांप ने काटा था वहां के सेल्स कैंसरस हो जाते हैं। सांप के काटने पर ज्यादातर केसेस में ये देखा गया है कि लोग उम्मीद बहुत जल्दी छोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे विपरीत परिणाम सामने आ सकता है। ऐसी स्थिति में पीड़ित और उसके साथ मौजूद लोगों को अपना दिमागी संतुलन बिल्कुल नहीं खोना चाहिए। गुरु के शरीर पर सांप के काटने का क्या असर होता है और फर्स्ट एड देकर उसे कैसे बचाया जा सकता है, देखेंगे ब्रेक के बाद। गुरु को सांप ने काटा है ये तो हमें मालूम है, लेकिन सांप कितना जहरीला था और गुरु के शरीर में जहर कितनी मात्रा में गया है ये कह पाना मुश्किल है। ज्यादातर जहर को शरीर में फैलने में 30 से 40 मिनट लगते हैं। आइए देखते हैं सांप के काटने के बाद शरीर में क्या-क्या बदलाव होते हैं। सांप के काटने के तकरीबन 10 मिनट बाद शरीर में बाहरी और अंदरूनी तौर पर बहुत बदलाव आते हैं और ये बदलाव जहर की प्रकृति पर निर्भर करता है। जहर दो तरह का होता है, न्यूरोटॉक्सिक और हीमोटॉक्सिक। न्यूरोटॉक्सिक जहर सीधे ब्रेन पर असर करता है। ब्रेन हमारे शरीर के सभी अंगों को नर्व सेल के द्वारा कंट्रोल करता है। नर्व सेल विद्युत रासायनिक तरंगों यानी इलेक्ट्रोकेमिकल वेव्स के द्वारा संवेदना को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाता है, कुछ इस तरह। जैसे जैसे जहर शरीर में फैलता है वहां के नर्व एंडिंग के जाल को वो पैरालाइज करता है और नर्व सेल्स काम करना बंद कर देते हैं। अगर ब्रेन काम करना बंद कर दे तो शरीर के सभी अंग धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। जबान और लैरिंक्स दोनों ही पैरालाइज हो जाते हैं। इसके कारण पीड़ित व्यक्ति बोल नहीं पाता। धीरे धीरे शरीर के अंग पैरालाइज हो जाते हैं और पीड़ित की मृत्यु हो जाती है। न्यूरोटॉक्सिक जहर के अलावा एक और तरह का जहर होता है जिसे हीमोटॉक्सिक कहते हैं। हीमोटॉक्सिक जहर खून के द्वारा सभी अंगों में धीरे धीरे पहुंचता है। जैसे ही जहर खून के संपर्क में आता है तो खून में मौजूद रेड ब्लड सेल्स जहर के साथ बहुत तेजी से प्रतिक्रिया करने लगते हैं। प्रतिक्रिया के बाद आरबीसी रप्चर करने लगता है और आरबीसीज का नंबर खून में कम होने लगता है। जैसे जैसे जहर शरीर में फैलता है वैसे वैसे पूरे शरीर के अंगों से अंदर ही अंदर खून बहने लगता है। हीमोटॉक्सिक जहर खून की क्लॉटिंग को बंद कर देता है। पीड़ित की सांस लेने की गति कम हो जाती है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और उसका पल्स रेट कम हो जाता है। पीड़ित का हार्ट काम करना बंद करने लगता है। 1 से 2 घंटे के बाद पीड़ित व्यक्ति बेहोश हो जाता है और फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। स्नेक बाइट का इलाज सिर्फ एंटी वेनम ही है और जब तक पीड़ित को एंटी वेनम नहीं दिया जाए तब तक जहर को शरीर में फैलने से रोकना बहुत जरूरी होता है और इसका एकमात्र तरीका है फर्स्ट एड। आइए देखते हैं सांप के काटने पर पीड़ित को फर्स्ट एड कैसे दें। सांप के द्वारा काटे जाने पर समय की किफायत बहुत जरूरी होती है। सबसे पहले पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना दें। उसका हौसला बढ़ाने के साथ साथ उसे यकीन दिलाएं कि इसका इलाज मुमकिन है। किसी भी तरह के कसने वाले जेवरात जैसे रिस्ट बैंड, अंगूठी, कड़ा और घड़ी वगैरह यदि प्रभावित क्षेत्र के पास हों तो उन्हें उतार दें, क्योंकि प्रभावित क्षेत्र जहर के प्रकोप से सूज सकता है। सांप के द्वारा काटे गए स्थान को 4 उंगली ऊपर किसी पट्टी या रस्सी की सहायता से इस प्रकार सावधानी से बांधें कि केवल वेन दबे
और आर्टरी पर किसी भी प्रकार का दबाव न पड़े। साथ ही जिस जगह पर सांप ने काटा है उसे हार्ट के लेवल से नीचे रखें ताकि जहर सारे शरीर में न फैल सके। हृदय सारे शरीर में खून को पंप करता है। खून का बहाव और हार्ट की पंपिंग गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है। इसीलिए कटे हुए स्थान को दिल से नीचे रखने पर जोर दिया जाता है, जिससे जहर को दिल तक पहुंचने में थोड़ा समय लगे। पीड़ित व्यक्ति के जैविक लक्षणों पर ध्यान रखें, जैसे उसकी बॉडी टेम्परेचर, पल्स रेट, सांस लेने की गति आदि, क्योंकि जहर के असर के बाद पीड़ित व्यक्ति का पल्स रेट कम होने लगता है। कभी भी सांप को मारने की कोशिश न करें, लेकिन अगर आपको आत्मरक्षा में सांप को मारना ही पड़ता है तो पूरी सावधानी बरतें, क्योंकि मरे हुए सांप का रिफ्लेक्स सिस्टम 1 घंटे तक काम करता है और इस 1 घंटे के दौरान सांप दोबारा कभी भी काट सकता है। लेकिन ऐसी स्थिति में आप मरे हुए सांप को अपने साथ जरूर ले आएं। अगर आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड है तो आप अपने कैमरा से या अपने मोबाइल फोन से सांप की तस्वीर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग के लिए जा रहे हो तो उस एरिया में पाए जाने वाले सांपों के बारे में जानकारी जरूर रखें। फिलहाल वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे कि सांप के काटने के बाद क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। ब्रेक से पहले हमने देखा कि सांप के काटने पर पहले क्या करना चाहिए। हेमंत ने तो गुरु के शरीर में जहर को फैलने से रोका और उसकी जान बचने के आसार बढ़ गए। आइए अब देखते हैं ऐसे हालात में क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवा या खाने की चीज पीड़ित व्यक्ति को न दें। कटी हुई जगह को चाकू या ब्लेड से काटने, रगड़ने, उस पर बर्फ मलने, रबर या रस्सी से बांधने की भूल न करें और साथ ही साथ मुंह से चूसकर जहर को निकालने की कोशिश बिल्कुल न करें। आपके पास कंपास के साथ उस एरिया की जानकारी होनी चाहिए जहां से आप ट्रैवल कर रहे हैं। उस एरिया के डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल का नंबर आपको रखना चाहिए, जिससे फर्स्ट एड के आने तक फोन से फर्स्ट एड के बारे में इंस्ट्रक्शन दिया जा सके। अगर मदद आने में देर हो तो तुरंत मदद जुटाकर पेशेंट को जल्द से जल्द नजदीक के सबसे बड़े अस्पताल में लेकर जाएं, क्योंकि यही एंटीवेनम और सांप काटने का इलाज मुमकिन है। एक और जरूरी बात है जिसे हमें याद रखना चाहिए, वो ये कि सांप के द्वारा काटे जाने पर ओझा, झाड़ फूंक या तांत्रिक बाबा आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये नीम हकीम खतराए जान हो सकता है। ये तो बात थी सावधानी की। अब हम बात करेंगे कि हमारी जिंदगी से सांपों की दुनिया कैसे प्रभावित हो रही है। हम लोगों ने जंगलों को काटकर सांपों के रहने की जगह को खत्म करके खेती के लायक जमीन बना ली है। यही कारण है कि सांप मनुष्य के इतना ज्यादा करीब आ गया है। किसान अपने खेतों में काम के लिए जाते हैं और शाम को वापस आते हैं, और सांप भी अपने भोजन के लिए इसी समय बाहर निकलता है। दूसरे किसानों की तरह रामदयाल भी सुबह अपने खेत पर काम करने के लिए जाता है। यही वो समय है जब विभिन्न प्रकार के सांप भी अपने शिकार के लिए बाहर निकलते हैं और उनका आमना सामना शिकार से होता है। लेकिन अगर आपका सांप से सामना हो ही जाए तो घबराना नहीं चाहिए। रुककर उसके मूवमेंट को देखना चाहिए और उसे जाने का रास्ता देना चाहिए, क्योंकि सांप तब तक नहीं काटता है जब तक उसे उकसाया या छेड़ा ना जाए। पर अगर आप भी रामदयाल की तरह सावधान हैं
तो आने वाले खतरे को आप टाल सकते हैं, क्योंकि सांप एक डरपोक जानवर है और ये सामना करने से डरता है। ये तो रही बात सांपों के स्वभाव और प्रवृत्ति की, लेकिन पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स को हम पहचानेंगे कैसे? इस बारे में बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। सांप बरसात के मौसम में अंडे देता है और जब इस मौसम में उसके बिल में पानी भर जाता है तो वो बाहर आ जाता है और सूखी जगह की तलाश में आपके घर तक पहुंच जाता है। ऐसे में घबराइए नहीं, ना ही सांप को मारने की कोशिश कीजिए, बल्कि किसी भी स्नेक हेल्पलाइन पर फोन करके आप उनसे सहायता ले सकते हैं। लेकिन ऐसी सिचुएशन में पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आइए देखते हैं पॉइजनस और नॉन पॉइजनस स्नेक्स में क्या अंतर होता है। सांपों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसे में सांपों को किसी एक कैरेक्टर से पहचानना बहुत मुश्किल होता है। किसी जहरीले सांप के स्केल्स छोटे होते हैं तो किसी के स्केल्स बड़े होते हैं। किसी की पूंछ सिलिंड्रिकल होती है तो किसी की चपटी। ऐसे में आप जहां ट्रैकिंग के लिए जा रहे हैं उस जगह पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के सांपों के बारे में जानकारी अवश्य रखें। लेकिन फिर भी सांप रंग, पूंछ, सिर और स्केल्स आदि से पहचाने जाते हैं। बेलनाकार यानी सिलिंड्रिकल पूंछ विषैले सांप की पहचान होती है। हालांकि कुछ विषहीन सांपों की पूंछ भी बेलनाकार होती है। अगर सांप के सिर पर छोटे-छोटे स्केल्स हों तो ऐसा सांप विषैला हो सकता है। इस तरह के स्केल्स वाइपर में पाए जाते हैं। पिट वाइपर सांप की तरह अगर सांप की आंख और नॉस्ट्रिल्स के बीच में एक छेद या गड्ढा हो तो ये बहुत ही विषैला सांप होता है। कोबरा की गर्दन की पसलियां फैलकर फन बनाती हैं। फन के पीछे चश्मे के आकार के चिन्ह से कोबरा को आसानी से पहचाना जा सकता है। जबकि करैत सांप अपनी चमकीली काली पीठ पर सफेद रंग की पट्टी से पहचाने जाते हैं। करैत की पीठ पर बड़े-बड़े हेक्सागोनल स्केल्स होते हैं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए प्रोग्राम में हम आपको बार-बार सांपों के बारे में जानकारी दे रहे हैं, बिकॉज अपने आप को किसी भी अनहोनी से बचाने का यही सही तरीका है। आइए अब बात करते हैं गांव और कस्बों की, जहां स्नेक बाइट की घटनाएं ज्यादा होती हैं। आइए देखते हैं ऐसी जगहों पर हमें क्या करना चाहिए। खेतों में समूह में काम करना चाहिए, क्योंकि सांप भीड़ से डर कर भागता है। काम से आते जाते समय हाथों में एक छड़ी अवश्य होनी चाहिए। अंधेरी जगहों पर रात के समय लालटेन या प्रकाश का कोई अन्य स्रोत लेकर जाना चाहिए। खास तौर पर वैसे मजदूर जो पत्थर हटाने का काम करते हैं, उन्हें विशेष ध्यान देना चाहिए, क्योंकि पत्थरों के नीचे सांप के होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। जो लोग रात के समय घर से बाहर सोते हैं, उन्हें भी काफी सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि सोते समय सांप आपको आसानी से काट सकता है। उन लोगों को जो एडवेंचर स्पोर्ट्स जैसे ट्रैकिंग, कैंपिंग, जंगलों में घूमना और पहाड़ों पर चढ़ने आदि का शौक रखते हैं, उन्हें अपने साथ फर्स्ट एड किट अवश्य ले जानी चाहिए। लंबे जूते और मोटे कपड़े की पैंट उन्हें पहननी चाहिए। हाथ में एक छड़ी रखें और उसे पटकते हुए चलें, ताकि यदि कोई सांप आसपास हो तो वो भाग जाए। सांप चाहे जो भी काटे, पॉइजनस या नॉन पॉइजनस, याद रखें पीड़ित को डॉक्टर के पास जरूर ले जाना चाहिए, क्योंकि कई बार नॉन पॉइजनस सांप की स्नेक बाइट से एलर्जी हो सकती है, जैसे कि त्वचा का रंग बदलना या त्वचा में जलन होना, सुस्ती छा जाना या नींद आना। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे और फिर बातें करेंगे फर्स्ट एड पर। टिल देन गुड बाय एंड गुड लक।